प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जयशंकर प्रसाद की कविता मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, जो उन्होंने प्रेमचंद जी के द्वारा आत्मकथा का अंश मांगने पर लिखी थी, उसका अध्ययन करेंगे। बहुत ही सरल है ये कविता, यदि हम ध्यान से समझें तो। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मधुप कहते हैं भंवरे को। भंवरा जो है वो गुनगुना करके यह अपनी कौन सी कहानी कह करके जाता है। भंवरा जो है वो गुनगुना करके अपनी कौन सी कहानी कह करके जाता है, कौन सी कहानी सुना रहा है अपनी। भ्रमर गुनगुना करके कौन सी कहानी सुना रहा है। वो ये कहानी सुना रहा है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। वो ये बता रहा है कि देखो वृक्षों पर से जो पत्तियां हैं वो मुरझा कर के गिर रही हैं, टूट रही हैं। वृक्ष जो हैं वो पत्र विहीन हो गए हैं, डंठल हो गए हैं, खंखड़ हो गए हैं, उन पर एक भी पत्ती नहीं है, एक भी फूल नहीं है। क्योंकि भंवरा जो है वो वसंत को बहुत पसंद करता है, जब वृक्षों पर हरे हरी कोंपलें निकल आती हैं, छोटे छोटे पत्ते निकल आते हैं, फूलों से वृक्ष और पौधे भर जाते हैं, तो वह फूलों पर बैठ करके उन फूलों का रसपान करता है और बड़ा आनंदित होता है। लेकिन भंवरा आज गुनगुना करके ये कह रहा है कि कहीं भी वसंत नहीं है, पतझड़ ही पतझड़ है। वृक्षों के जो पत्ते हैं वो मुरझा करके गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में गिर रहे हैं, तो कहीं भी फूल नहीं है, कहीं भी वसंत नहीं है, कहीं भी सौंदर्य नहीं है, कहीं भी आनंद नहीं है। क्योंकि फूल नहीं है, वृक्षों पर पत्तियां नहीं हैं, तो फूलों का रस भंवरा कैसे लेगा। फूलों के बिना तो भंवरा उदास हो जाएगा, उसके जीवन में फिर कुछ भी नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि जिस तरह से भंवरा जो है वो गुनगुना करके ये कहानी कहता है कि देखो पतझड़ ही पतझड़ है, कहीं पर भी वसंत नहीं है, कहीं पर भी फूल खिले नहीं है कि मैं जिसका रसपान कर सकूं। उसी प्रकार से कवि कहता है कि मेरा भी जीवन वैसा ही है, मेरे भी जीवन में पतझड़ ही पतझड़ है, कहीं पर भी वसंत नहीं है, कहीं पर भी आनंद नहीं है, सिर्फ पतझड़ ही पतझड़ फैला हुआ है, उदासी ही उदासी फैली हुई है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कवि कहता है कि ये अनंत नीलिमा है, ये जो समय है, ये आकाश के अंदर जो समय व्याप्त है ये अनंत है और गंभीर है। यह जो समय है आकाश में व्याप्त ये अनंत है और इसके अंदर असंख्य आत्मकथाएं लिखी गई हैं। जीवन इतिहास का मतलब है आत्मकथाएं। इस काल चक्र के अंदर असंख्य आत्मकथाएं लिखी गई हैं, जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी आत्मकथाएं लिखी गई हैं इस अनंत काल चक्र के अंदर। लेकिन उन आत्मकथाओं को लिखने वालों ने क्या पाया लिख करके? कुछ भी नहीं हासिल हुआ। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। उन्होंने जो आत्मकथाएं लिखी हैं वो आत्मकथाओं के माध्यम से उन्होंने अपना ही व्यंग्य मिश्रित उपहास उड़ाया है। अर्थात वो आत्मकथाएं जो उन्होंने लिखी, उन आत्मकथाओं से उन्हें प्रशंसा नहीं प्राप्त हुई, उल्टा उन आत्मकथाओं से व्यंग्य से मलिन हुआ उपहास ही उन्हें प्राप्त हुआ। अर्थात उन आत्मकथाओं को पढ़ करके लोगों ने उनको उनके ऊपर छींटाकशी की, उन पर कटाक्ष किए, उन पर व्यंग्य किए, उनका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा कि ये ऐसे थे। अर्थात उन्होंने अपना जीवन चरित्र लिख करके, अपनी आत्मकथा लिख करके कुछ भी न हासिल किया, उल्टा पढ़ने वाले लोगों ने उनके आत्मकथा को पढ़ करके व्यंग्य मलिन उनका उपहास उड़ाया, अर्थात उनका मजाक उड़ाया, उन पर व्यंग्य कसे कि ये ऐसे थे, ये ऐसे मूर्ख थे, या ये इस प्रकार के लोग थे। इस तरह से कवि कहना चाहता है कि मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, क्योंकि आत्मकथा इस अनंत काल चक्र में अनेकों लोगों ने लिखी है, लेकिन उन्होंने लिख करके कोई प्रशंसा प्राप्त नहीं की। उल्टा आत्मकथा लिख करके उन्होंने अपना मजाक बना लिया, अपना उपहास उड़वा लिया। व्यंग्य मलिन उपहास का अर्थ है कि व्यंग्य से मलिन हुआ मजाक उड़वाया अपना। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, फिर भी तुम कहते हो कि जो जो दुर्बलताएं मैंने अतीत में की हैं वो सारी दुर्बलताएं अपनी आत्मकथा में कह डालूं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तब भी आप कहते हो कि अपने जीवन में अतीत में जो कुछ भी दुर्बलताएं मैंने की हैं, या जो भी दुर्बलताएं मेरे अंदर रही हैं, जो भी कमज़ोरियां मेरे अंदर रही हैं, उन सब कमज़ोरियों को आत्मकथा के माध्यम से कह डालूं? नहीं जी, नहीं कहूँगा। मैं अपना उपहास, अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहता।
तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, गागर कहते हैं घड़े को, रीति कहते हैं खाली। कवि कहता है कि मेरे जीवन रूपी जो गागर है, जीवन रूपी जो घड़ा है, वो एकदम खाली है। उसको यदि तुम सुनोगे, मेरे जीवन रूपी घड़े को यदि तुम सुनोगे तो तुम्हें कुछ भी ना मिलेगा। जैसे कोई घड़ा खाली हो तो उससे हमें जल नहीं प्राप्त हो सकता, उसी तरह से मेरा जीवन रूपी घड़ा जो है वो एकदम खाली है। उसको सुन करके तुम्हें कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होगा। तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम्हें सुनकर के जरा भी सुख नहीं मिलेगा। देखोगे यह गागर रीति, तुम देखोगे कि यह जीवन रूपी घड़ा जो है ये तो खाली है, इसमें जरा भी जल नहीं है आनंद का। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी आत्मकथा पढ़ो और तुम्हें मेरी आत्मकथा एकदम खाली लगे, उसमें कुछ भी ना मिले, तो तुम ये सोचने लगो कि तुमने ही उसके आनंद रूपी रस को छीन लिया है और उस आनंद रूपी रस को छीन करके अपने जीवन को आनंद के रस से भर लिया है। मुझे तो ये चिंता है कि मेरे जीवन में तुम्हें कुछ भी न मिलेगा, खाली मिलेगा जीवन, जरा भी आनंद की बूंद न प्राप्त होगी। परंतु कहीं इसका ये ना परिणाम हो कि आप यह समझने लग जाएं कि आपने ही मेरे जीवन रूपी रस को छीन करके अपने जीवन रूपी रस को भर लिया है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, ये विडंबना की ही बात होगी कि मैं मेरी सरलता की हंसी उड़वाऊं। अर्थात यदि आत्मकथा लिखूंगा तो उसमें मेरे भोलेपन को भी दर्शाऊंगा और मुझसे क्या क्या भूलें हुई और किन किन लोगों ने मुझे धोखा दिया ये भी बताना पड़ेगा। तब सब लोग मेरे पर हंसेंगे कि मैं कितना मूर्ख था, कितना भोला था कि लोग मुझे सरलता से मूर्ख बना गए। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, ये विडंबना की बात ही होगी कि मैं मेरी सरलता, मेरे भोलेपन की हंसी उड़ाऊं। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं आत्मकथा लिख करके मुझसे जो भूलें हुई हैं वो बताऊं, या प्रवंचना, प्रवंचना का अर्थ होता है धोखा, या जो और लोगों ने मुझे धोखा दिया है वो बताऊं मैं आपको। बीते जीवन के अंदर मुझसे जो भूलें हुई हैं और जो दूसरे लोगों ने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है, उसको आत्मकथा लिख करके दिखलाऊं मैं। अर्थात ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में मेरी भूल पर लोग हंसेंगे, मेरे भूलेपन पर लोग हंसेंगे और इससे दूसरों ने जो धोखा दिया है उनकी भी लोग आलोचना करेंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता कि किसी को बदनाम करूं, खुद को या किसी दूसरे को। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मैं मधुर चांदनी रातों की उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, क्योंकि मधुर चांदनी रातें जो हैं वो मुझे कभी नसीब ही नहीं हुई, यानी सुखपूर्ण मिलन का समय मुझे कभी मिला ही नहीं, कभी मुझे संयोग प्राप्त हुआ ही नहीं प्रेमिका का, तो मैं उसकी गाथा कैसे गाऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जो प्रेमी प्रेमिका में खिलखिला करके हंसते हुए जो बातें होती हैं उन बातों को मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे वह प्रेम, वह आनंद, वह संयोग कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कवि कहता है कि मधुर चांदनी रातों की उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, अर्थात प्रेमिका से मिल करके जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ उस आनंद को मैं कैसे बताऊं। अर्थात मुझे कभी प्रेमिका से मधुर मिलन प्राप्त हुआ ही नहीं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, प्रेमी प्रेमिका जब खिलखिला करके हंसते हैं, आनंदित होते हैं और वो विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं प्रेम में भर करके, तो वो सब बातें मुझे कभी नसीब ही नहीं हुई। मुझे प्रेमिका से प्रेम कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, संयोग प्राप्ति नहीं हुआ, मिलन कभी हुआ ही नहीं, तो मैं उसको कैसे आत्मकथा में लिखूं। मिला कहाँ मैं सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, जिस सुख का सपना देख करके मैं जागा था वह सुख मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात जो जो स्वप्न, जो जो सपने मैंने देखे थे सुख के, वो कोई भी सुख मुझे वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, वह सुख जो था, वह जिस तरह से कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, बड़ा आनंदित होता है, लेकिन जब वो आनंदित होता है तब तक आनंदित होता है जब तक उसे स्वप्न आया हुआ होता है। जैसे ही उसका स्वप्न टूटता है, जब वो जागता है, तो वह देखता है कि वो जो आनंद में वह मगन हो रहा था, वह आनंद केवल स्वप्न का था, वह सत्यता नहीं थी। मिला कहाँ मैं सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। कवि कहता है कि वह सुख मुझे कब मिला जिसका मैंने सपना देखा था, क्योंकि जब मैंने सपना देखा था तो वह सुख था, लेकिन जैसे ही मैं सपने से जगा तो वह सुख अंतर्धान हो गया, नष्ट हो गया, क्योंकि वो सुख स्वप्न में था। जैसे ही नींद उछटी, जैसे ही नींद खुली, वैसे ही वह स्वप्न भी नष्ट हो गया और उस स्वप्न के साथ उससे जुड़ा हुआ आनंद भी समाप्त
हो गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, वह सुख तो मेरी बाहों में आते आते मुस्कुरा करके भाग गया। क्योंकि स्वप्न में ही वह सुख था, लेकिन वह स्वप्न तो जागने पर नष्ट हो गया, तो वह सुख भाग गया। जैसे कोई व्यक्ति को हम पकड़ने की चेष्टा करें और वो हमारे बाहों में आते आते मुस्कुरा करके भाग जाए, उसी तरह से वह सुख भी मेरी बाहों में आते आते मुस्कुरा करके भाग गया। क्योंकि स्वप्न में था, तब तक लग रहा था मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन जैसे ही निद्रा जगी वैसे ही वह सुख जो था वो स्वप्न के नष्ट होते ही नष्ट हो गया। वो तो ऐसे लगा जैसे बाहों में आते आते ही भाग गया हो, पकड़ में न आया हो। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। मेरी प्रेमिका जो थी उसके लाल लाल गालों, अरुण कपोलों का मतलब है लाल कपोल, लाल गाल। मेरी प्रेमिका के लाल गालों की मतवाली कर देने वाली सुंदर छाया के अंदर, मेरी प्रेमिका के अरुण गालों की मतवाली कर देने वाली सुंदर छाया के अंदर प्रेम भरी उषा जो थी वो अपनी मांग में सिंदूर भरा करती थी। मेरी प्रेमिका के लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया से प्रेम भरी उषा जो थी वह सुबह के मौसम में अपनी मांग में सिंदूर भरा करती थी। मधुमाया का मतलब होता है जादुई, यानी सुबह का मौसम। सुबह के जादुई मौसम में प्रेम से भरी हुई उषा जो है वो अपनी मांग में सिंदूर भरा करती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे सुबह सुबह सूर्य उगने से पहले पूर्व दिशा में एक लाली फैल जाती है, उसको बताया गया है कि उषा जो है, सुबह जो है, उसकी मांग का वो सिंदूर है। कवि कहता है मेरी प्रेमिका के लाल गालों की मतवाली खूबसूरत छाया से ही जो प्रेम भरी उषा है वो अपनी मांग में भरने के लिए सुहाग लिया करती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। पाथे का मतलब होता है जब कोई राहगीर या यात्री मार्ग में जा रहा होता है, कहीं जा रहा होता है, तो वह अपने साथ में खाने के लिए भोजन, वस्त्र, पानी इत्यादि सामग्री ले लेता है ताकि उसे रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। तो कवि कहता कि मेरी प्रेमिका की जो स्मृति है, उसकी याद जो है वो मुझे इस जीवन को बिताने के लिए एक पाथेय बनी हुई है। यानी कि जैसे पथिक जो है उसको रास्ता काटने के लिए जो पाथेय होता है, भोजन, वस्त्र, पानी इत्यादि उसके सहयोगी होते हैं, रास्ता कटने में उसकी मदद करते हैं, यात्रा तय करने में उसकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। उसी तरह से मेरी प्रेमिका की जो स्मृति है वह मेरे जैसे पथिक जो कि अपने जीवन के रास्ते पर चल रहा है, मेरे जैसा पथिक जो थक चुका है, मेरे जैसा यात्री जो थक चुका है और जीवन के रास्ते पर चल रहा है, उसको उसकी प्रेमिका की याद जो है वो एक तरह से पाथेय का काम करती है, सहारा देती है, जिसके सहारे पर मैं इस जीवन रूपी मार्ग को तय कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। कवि कहता है मेरी प्रेमिका की स्मृति मेरे लिए पाथेय बनी हुई है, जिससे मैं जो कि थका हुआ पथिक हूँ, मुझे रास्ता काटने में, यात्रा करने में सरलता रहती है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। मेरा जीवन एक गूदड़ी है, उसकी सीवन को उधेड़ के देखने पर तुम्हें क्या मिलेगा, अर्थात कुछ भी नहीं। जैसे कोई गूदड़ी होती है, उसको सीला हुआ होता है, तो उसको यदि हम उधेड़ देते हैं तो कुछ भी नहीं प्राप्त होता। तो उसी तरह से कवि कहता है कि मेरा जीवन एक कंथा की तरह है, एक गूदड़ी की तरह है। उसकी सीवन को उधेड़ कर यदि तुम देखोगे तो तुम क्यों देखना चाहते हो उसको उधेड़ करके, तुम्हें क्या मिल जाएगा उसको उधेड़ करके देखने में। कहने का भाव ये है कि मेरे जीवन रूपी गूदड़ी को उधेड़ करके देखने पर तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम क्यों उधेड़ करके देखना चाहते हो, तुम मेरे जीवन के बारे में जानना क्यों चाहते हो, क्या तुम्हें रस है मेरे जीवन में। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि कहता है कि मैं आत्मकथा क्या लिखूं, मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा जीवन नहीं है मेरा, इसलिए इस छोटे से जीवन को बहुत बड़ा महिमा मंडित करके मैं अपने आत्मचरित्र में, अपने जीवन चरित्र में, अपनी आत्मकथा में बता नहीं सकता। मेरा जीवन जो है वह छोटा सा है, मैंने कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए हैं, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा में बड़ी बड़ी बातें नहीं कह सकता, अपने छोटे से जीवन को बड़ा करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ऐसा करना गलत होगा। जब मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं तो मैं उसको विराट रूप में कैसे अपनी आत्मकथा में प्रस्तुत कर सकता हूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इससे तो अच्छा ये है कि मैं दूसरों की आत्मकथाएं, दूसरों के आत्मचरित्र, दूसरों के जीवन चरित्र को सुनता रहूं और खुद मैं मौन रहूं, मैं चुप रहूं, मैं कुछ भी अपने जीवन के बारे में किसी को ना बताऊं, क्योंकि मेरा जीवन क्षुद्र है, छोटा है, मैंने कोई बड़े कार्य नहीं किए हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, और तुम्हें भला क्या मिलेगा मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुन करके। तुम्हें मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुन करके क्या मिलेगा,
अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी उचित समय भी नहीं है, मेरी मौन व्यथा जो है, मेरी पीड़ा जो है वो थक करके सोई हुई है। जिस दिन वो मौन पीड़ा जो है वो जग जाएगी, उस दिन हो सकता है मैं मेरी आत्मकथा बता दूं, मेरे जीवन के बारे में कुछ कह दूं, लेकिन अभी तो मेरी जो व्यथा है, मेरी पीड़ा जो है वो थक करके सोई हुई है। अभी समय भी नहीं है आत्मकथा बताने का उचित, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं बता रहा हूँ। मैं मौन हूँ, चुप हूँ, शांत हूँ, बस दूसरों की आत्मकथाएं सुनता हूँ और खुद शांत रहता हूँ। मेरी आत्मकथा में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। इस कविता में कवि ने यही बताया कि मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ, और नहीं लिखना चाहता हूँ तो क्यों नहीं लिखना चाहता, जिसमें मोटी मोटी बातें ये आ गई कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन खाली है, मैंने कुछ भी बड़े कार्य नहीं किए हैं, मुझे जीवन में कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ है, और मेरी प्रेमिका की याद ही है जिसके सहारे मैं जी रहा हूँ। मैं तो जीवन को जैसे तैसे काट रहा हूँ, मेरा जीवन बहुत छोटा है, और मैं मेरी आत्मकथा लिख करके अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता, क्योंकि मुझसे जो भूलें हुई हैं या दूसरों ने जो मुझे ठगा है वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो मैं आत्मकथा लिख के मेरे मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता।